तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और बजट में क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। टैक्स रेट में पैसा पूरी तरह से जब्त होगा, ये बड़ी बात इस बार के बजट की। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो आमदनी अगर इससे कमाते हैं तो 30% का टैक्स आपको देना होगा। 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान, ये नई नौकरियां जो 60 लाख हैं वो सृजित की जाएंगी। 80 लाख गरीबों को घर दिया जाएगा। ये बजट 25 साल की बुनियाद का बजट हो, ये इसे जोर देते हुए वित्त मंत्री नजर आए। एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाया जाएगा। 400 वंदे भारत एक्सप्रेस जिसका जिक्र किया गया। नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। 25,000 किलोमीटर तक एनएच का विस्तार किया जाएगा। तो बजट में 25 साल का यह ब्लूप्रिंट है। आरबीआई 2022-23 जिसका जिक्र कर रही थी वित्त मंत्री, 2022 में ही देश में 5G सेवा शुरू होगी। कर्मचारियों को पेंशन में टैक्स पर छूट हासिल होगी और एनपीएस में केंद्र और राज्य का योगदान 14% कर दिया गया है। बड़ी बातें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ वित्त मंत्री की तरफ से इस बजट में रखा गया है। और देखिए, राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। ये इस बजट की खास बातें हम आपको दिखा रहे हैं। एलआईसी के जल्द आईपीओ आने की उम्मीद है जिसका जिक्र किया वित्त मंत्री ने। किसानों को डिजिटल सर्विस हासिल होगी। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में काम किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख आवास बनाए जाएंगे। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। इनकम टैक्स स्लैब जिसे लेकर के लोग उम्मीद लगाए बैठे थे, हालांकि उसका में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑर्गेनिक खेती, किसानों का, जिसका हम बार बार कह रहे थे कि हर बार का बजट और हर बार के बजट में किसान प्राथमिकता में, किसानों को फोकस करके बजट रखे जाते हैं। तो इस बार जब बजट पेश किया वित्त मंत्री ने तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर है और इसीलिए इस दिशा में काम किए जा रहे हैं। खेती के सामान सस्ते हुए हैं, इसका जिक्र किया बजट के सदन के पटल पर रखने के साथ ही वित्त मंत्री ने। तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में सरकार पूरी तरीके से काम करेगी, जिसका जिक्र कर रही थी वित्त मंत्री। डिजिटल करेंसी को इसी वित्तीय वर्ष से चालू किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सरकार ने 30% टैक्स इस पर लगाया है। टैक्स रेट में पैसा पूरी तरह से जब्त किया जाएगा। ये वो बड़ी बातें हैं जिन बातों पर अब विश्लेषण ये कि इससे किस रूप में देखा जाए। 100 गति शक्ति टर्मिनल बनाए जाएंगे। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को एमएसपी पर राहत हासिल होगी। और देखिए, जिन नौकरियों का जिक्र किया जा रहा था तो 60 लाख नई नौकरियां सृजित की जाएंगी। 80 लाख गरीबों को घर दिया जाएगा। 2023 मोटा अनाज जो है उसे लेकर के सबसे ज्यादा ध्यान रखा गया है। और देखिए, अब इस बजट के पेश होने के साथ ही चर्चा इस बात की कि लोगों की प्रतिक्रिया कैसी, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर क्या सोचते हैं। तो बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोगों से ही हम सीधे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र की मौजूदगी वहां पर है। शैलेंद्र, बजट पेश हो गया जिसे लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ सुना है, समझा है। अब उन इंडस्ट्रियलिस्ट से जानने की बात है कि इसे अब वो कैसे देख रहे हैं। बजट तो आ गया, बजट पेश कर दिया वित्त मंत्री ने, कितनी उम्मीदों पर ये खरा उतरा? बिल्कुल, देखिए, इस बजट में पूरे देश के लिए कुछ न कुछ है। आम से लेकर के खास तक, किसान से लेकर के महिलाओं तक, हर लोगों के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है, इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में, जहां के तमाम लोग, बिहार के उद्योग जगत के लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम जो अध्यक्ष हैं रामलाल खेतान, उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना है इस बजट पर। देखिए, जैसा कि बजट के पूर्व हम लोगों को जो उम्मीद थी कि भाई बिहार को शायद कुछ मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बिहार के दृष्टिकोण से तो हम इसको बहुत ही निराशाजनक बजट मानेंगे। और ऐसे ये चूँकि आम बजट है तो ये नॉर्मल बजट के रूप से इसको देखा जाए। बिहार के रहने वाले लोगों को काफ़ी इससे निराशा हुई होगी, क्योंकि हम लोगों को उम्मीद थी कि कुछ न कुछ बिहार के लिए होगा, लेकिन इसमें बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। इसलिए बिहार के रूप में देखा जाए तो हम इसको निराशाजनक बात मानते हैं। इनका मानना है कि बिहार के लिए, लेकिन और भी हमारे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। केपीएस केसरी साहब मौजूद हैं, उद्योगपति और बिहार में उद्योग के काफ़ी जानकार हैं।
क्या कहेंगे इस बजट पर? देखिए, ये नेशनल बजट है और नेशनल बजट में जो मैं सबसे अच्छी चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि कैपेक्स बढ़ाया गया है। 2 लाख करोड़ से ऊपर का कैपेक्स बढ़ा है, तो इससे लोगों के हाथ में पैसा आएगा। और अभी पैसा एक पेंडेमिक की वजह से सरकार को पैसा खर्च ज़्यादा करने की आवश्यकता थी, तो उस तरफ सरकार का ध्यान गया है। तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से एक अच्छा बजट माना जाए। लगता है कि देश के हिसाब से यदि हम बात करें, देश की ग्रोथ की बात करें, आगामी 25 साल की बात करें, तो ये बजट देश के लोगों के लिए लाभकारी होगा। जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि एक पाथ ब्रेकिंग है उस हिसाब से। कई राज्यों के उत्थान के की बात करें, ट्रेनों की बात करें, टैक्स की बात करें, तो सब में कुछ न कुछ सरकार ने इस बार दिया है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोड़ है और कैपेक्स पर जोड़ है, जो आगे आने वाले समय के लिए देश को बहुत आगे बढ़ा के ले जाएगा। तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से एक पाथ ब्रेकिंग बजट इसको माना जा सकता है। केसरी जी, बिहार जैसे जो पिछड़े राज्य हैं, उन राज्यों को इस बजट से कितना फायदा होने वाला है? उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। एक संभावना ये थी कि रीजनल इम्बैलेंस को दूर करने के लिए कुछ कहा जाएगा, तो उसमें एक बात इन्होंने ये कही है कि जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था उसमें जो बैकवर्ड ब्लॉक्स थे उनको आगे बढ़ाने की एक बात इन्होंने की है, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कुछ न कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्कुल अलग अलग राय आ रही है और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ही धैर्य से और ध्यान से आज की बजट को समझा है। क्या कहेंगे आज जो बजट अभी पेश किया गया? ये एक नॉर्मल बजट है और जो हम लोग इसको 2-3 भाग में बांटें। बिहार के लिए इसमें कोई भी विशेष नहीं है। जो हम लोग को उम्मीद थी कि बिहार के लिए इसमें होगा वो नहीं है। MSME के लिए डेफिनेटली इमरजेंसी फंड का प्रोविज़न बढ़ाया गया है और CGT MSE को थोड़ा सा आगे किया गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। सोलर इंडस्ट्रीज़ के लिए PLI स्कीम लागू की गई है जो कि अच्छा है। टैक्सेशन मैटर वगैरह में कोई सब चीज़ नॉर्मल है, जो पहले था करीब करीब वो सारा चीज़ नॉर्मल है। तो बिहार के लिए हम लोगों का था कि कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट या स्पेशल फंड या स्पेशल पैकेज मिलेगा, वो नहीं है। जैसे केन बेटवा रिवर प्रोजेक्ट ही है, मध्य प्रदेश के लिए आ गया, लेकिन यहाँ पर कोई भी उस तरह का नहीं है जो होना चाहिए था, क्योंकि बिहार का बैकवर्डनेस को देखते हुए यहाँ पर स्पेशल हम लोग उम्मीद किए हुए थे। सुबोध कुमार जी हैं, यहाँ वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा? कई नई तकनीक की बात कही गई है आज के बजट में। नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो देखिए खाली एक ही चीज़ इसमें दिया गया है कि जो आपका क्रेडिट जो स्कीम है उसको इन्हांस किया गया है। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम को आपको इन्हांस किया गया, 2023 तक इन्हांस किया गया है। दूसरा है कि CGT MSE स्कीम को रिवैम्प किया गया है। बेसिकली देखिए, ये बजट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हर बजट का एक फ्लेवर होता है, तो दिस बजट इज बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। देयर हैव बीन सो मेनी स्टेप्स। नेशनल हाईवे का एक्सपेंशन है आपका, उसके अलावा आपका फोकस ऑन क्लीन एनर्जी है, क्लीन क्लाइमेट है, फोकस ऑन अर्बनाइजेशन है, फोकस ऑन रोपवे है, एनीवेयर रजिस्ट्रेशन। एक बहुत बढ़िया इसमें स्टेप आया है, एनीवेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी करवा सकते हैं, यूनिफॉर्म प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। और एक और स्टेप आया है, RBI के द्वारा डिजिटल करेंसी इशू किया जाएगा। तो ये सारे पॉजिटिव साइड में स्टेप हैं। बाकी बिहार के लिए इसमें एज सच हम लोग कुछ अलग से नहीं पाते। तो बिल्कुल बिहार को लेकर के जो उम्मीदें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर तमाम लोगों को थी, उन उम्मीदों के अनुरूप ये बजट नजर नहीं आया लोगों को। ओवरऑल इसका अगर विश्लेषण किया जाए तो लोगों ने इसे एक नेशनल बजट के तौर पर देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। हम पहुंचेंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट की राय तमाम उनके क्षेत्र में किस रूप में इसे देखा जाए वो तो हम समझेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कृषि मंत्री खुद जुड़ चुके हैं और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? धन्यवाद, सबको प्रणाम। ये जो भारत वर्ष का बजट है इस बार 22 और 23 का, इस वर्ष का जो बजट है तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो दूरदृष्टा है और इसके साथ साथ इस बजट में आधुनिक जीवन, मनुष्य का जो आधुनिक जीवन है उसके प्रत्येक क्षेत्र को ध्यान में रखा गया है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो अछूता है इस बजट से। इस बजट के केंद्र में प्रमुखता से गरीब हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं। इस बजट में कृषि, इस बजट में शिक्षा, इस बजट में सड़क, इस बजट में बिजली
और विकास के उन जरूरतों को और ध्यान में रखते हुए विशेष तौर पे इस बजट को दिया गया है। यह बजट जो आया है, यह बजट विशेष रूप से मुझे तो लगता है कि गरीबों के कल्याण के लिए और मध्यम वर्ग को राहत देने वाला यह बजट दिखाई पड़ता है। मैं एक कृषि मंत्री हूं, इस नाते कृषि के क्षेत्र में इस बजट से मुझे उत्साह मिला है, मैं उत्साहित हूं। कृषि शिक्षा का विस्तार हो, इस बजट में उसका पूरा ख्याल रखा गया है। इस बजट में तेलहन, दलहन, मोटे अनाजों का पैदावार बढ़ाना, एमएसपी और डिजिटल लिंक, ये सब लिंकेज वगैरह, इन सबको फसल, ये जो फल और सब्जी है, फल सब्जी का उत्पादन, तो इस दृष्टि से खेती लाभकारी हो और इस वर्ष के अंत तक यह खेती दुगना लाभ देने के योग्य हो जाए, कृषि के तरफ आकर्षण बढ़े और इसकी मार्केटिंग के लिए भी मार्केट उपलब्ध कराने की बात भी कृषि में फूड प्रोसेसिंग, यानी कृषि का जो उत्पाद होगा वह उन उत्पादों का क्या होगा, तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए उससे संबंधित उद्योगों का विकास हो, तो उस पर भी इस बजट में काफ़ी जोर दिया गया है और उसकी सुविधाएं प्रदत्त की गई हैं। तो हम समझते हैं कि बिहार में कृषि लाभकारी होगी और कृषि का उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष तौर पर नए तरीके से खेती, हम ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देंगे और किस प्रकार से हमको मदद मिलेगी प्राकृतिक खेती, यानी रासायनिक खेती जो करते हैं, रासायनिक खादों का उपयोग करते हुए जो करते हैं खेती, तो उससे मुक्त खेती कैसे होगी, तो यह बजट काफी उसमें मददगार होगा। लेकिन अमरेंद्र जी, सवाल ये कि जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं हम, क्योंकि आप भी ये मानते हैं कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के आधार पर बिहार काफी नीचे है और विकास के आयाम को छूने के लिए और तेज गति से विकास होने के लिए इसे और ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। जिसे लेकर स्पेशल पैकेज की मांग लगातार की जा रही थी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी, वो इस बजट में कहीं नजर नहीं आया। देखिए, बजट में कोई ऐसा, मैंने कहा ना कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो क्षेत्र अछूता है। गरीबों के लिए मकान, गरीबों के लिए और ये उनको आत्मनिर्भर भारत के योजना में किस प्रकार से लाभ पहुंचे, सड़कों का विकास, शिक्षा का विकास और किस प्रकार से हो, सबका ध्यान। आखिर विकास कैसे होगा? विकास के लिए जो धन चाहिए तो उसका दायरा तो बढ़ा है, उसका दायरा बढ़ा है। रीजनल इम्बैलेंस की बात हम कर रहे हैं, मिलेगा तमाम राज्यों को अमरेंद्र जी, जिस रीजनल इम्बैलेंस की बात की जा रही है उसे दूर करने के लिए हमें स्पेसिफिक स्टेट वाइज स्थितियों को देखने की जरूरत है। उसे बढ़ाने के लिए या बेहतर करने के लिए हमें स्पेसिफिकली बिहार को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत नहीं नजर आ रही है। देखिए, कहीं रीजनल इम्बैलेंसेज की बात नहीं आती है। नरेंद्र मोदी जी के सरकार में सभी राज्यों के साथ और न्यायपूर्ण व्यवहार होने लगा है। और जहाँ तक बिहार की बात है, आप बिहार के बारे में आपका स्वाभाविक है, हर राज्य चाहेंगे कि हमें अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक फाइनेंशियल बाकी ये मदद, वित्तीय मदद हमें प्राप्त हो। हम भी चाहते हैं, लेकिन बजट में जरूरी नहीं कि वह लाभ हमें तुरंत प्राप्त हो जाए। और बजट में आप देखिए कि किस तरीके से हमें हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं में किस प्रकार से हमें मदद मिल रही है। हेल्थ के सेक्टर में कैसे है, रोड के सेक्टर में कैसे है, एजुकेशन के सेक्टर में कैसे है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में कैसे है। आखिर जो विकास होगा तो इन सेक्टरों में होगा, और इन सेक्टरों में कितना हमें प्राप्त हो रहा है, कितना हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, इस दृष्टि से हमें कितना मिल रहा है, आगे और हिसाब करेंगे। और भारत सरकार
हमें पूर्ण विश्वास है, हम लोग देखते भी हैं। 1,65,00,000 करोड़ का एक बार में और स्पेशल पैकेज 2015 में भारत सरकार ने हमें दिया था। आगे भविष्य में हमें ज़रूरत है तो उस पर निश्चित रूप से भारत सरकार विचार करेगी। हमें पैकेज मिलना चाहिए, हमें विशेष जरूर। लेकिन अब सवाल है कि अभी तो बजट में हमारे लिए जो व्यवस्था हुई है, हर सेक्टर में यह बजट काफ़ी कारगर बजट है और इस बजट से काफ़ी राहत मिलेगी मध्यम वर्ग को, और खास करके जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं, उनको जितनी राहत मिली है इस बजट के द्वारा तो वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। और मैं समझता हूं कि आज की परिस्थिति में महामारी का सामना करते हुए और इस बजट ने जितना ख्याल रखा है आधुनिक ज़रूरतों को पूरा करने में भी, तो हम समझते हैं कि यह सर्वश्रेष्ठ बजट है। बिल्कुल अमरेंद्र जी, ये भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं, टैक्स पेयर ग्रुप उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और उस पर सबकी निगाहें भी होती हैं। वो भी बड़ी उम्मीदों के साथ देख रहा था कि उसके टैक्स स्लैब में क्या उसे कोई राहत मिलने जा रही है, तो इस बार टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हर बात को उस वर्तमान परिस्थितियों के कंटेक्स्ट में ही विचार करना उचित होता है और हमारा देश उस योग्य हो गया है, हम विचार करने लगे हैं और इस देश के नागरिक समझते हैं इस बात को। आप देख रहे हैं कि लगभग 1.5 अरब लोगों को किस प्रकार से वैक्सीनेट किया गया है और उस वैक्सीनेशन के मदद से आज देश अपने वित्तीय आधार पर किस प्रकार से खड़ा रहा। जीएसटी की वसूली उसमें कमी नहीं आने दिया और हमारी जो वित्तीय गतिविधि आप दुनिया के तमाम देशों को देखिए तो उसकी तुलना में हमारी गतिविधि बहुत बेहतर बनी रही है। तो उसका क्या कारण है? हमने इस प्रकार से अपने वित्तीय परिस्थितियों को सुचारू रूप से चलाया है, तो उसी का परिणाम है और हमारा देश जानता है, हमारे देश के नागरिक यह जानते हैं और इस बजट से हम समझते हैं कि देश आज संतुष्ट होगा और इस बजट से लाभ जितना मिल रहा है वह संतोषजनक है। हम यह नहीं मानते कि इस बजट से कोई असंतोष का भाव पैदा होगा। इतनी बड़ी महामारी झेलने के बाद भी हमारा बजट लड़खड़ाया नहीं है, हमारा देश खड़ा है और हमारा जो बजट है वह इस बजट से जो उम्मीद जगी है उन उम्मीदों के आधार पर हम सोच सकते हैं कि 22 और 23 या जो इस बीच का जो यह समय है पूरे वर्ष का, इस वर्ष में यह बजट काफ़ी फलदायी होगा और हर प्रकार से हमें और आत्मनिर्भर होने की दृष्टि से यह बजट काफ़ी कारगर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र प्रताप सिंह, हमारे साथ कृषि मंत्री जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि बहुत संतोषजनक ये बजट है और जिस तरीके से पेंडेमिक सिचुएशंस को देश ने देखा और तमाम दुनिया में इस तरह के हालात बने जिसके बाद उनकी अर्थव्यवस्था हिली और चरमराई, उन परिस्थितियों में हमारे देश का ये बजट और सभी क्षेत्रों को एक समानता के साथ और बैलेंस वे में रखकर बजट को रखा गया है और इसीलिए उन्होंने इस पर संतोष जाहिर किया। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।